हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए स्मॉल बार मैग्नेट P is moving with a constant velocity V towards a fixed conducting ring of radius A along its axis as shown in the figure. Electrical resistance of the ring is capital R and its self-inductance is vanishingly small. The bar magnet can be modeled as magnetic dipole of dipole moment m. Find force of interaction between the bar magnet and the ring. यहाँ पर देखिए डायग्राम में अपने को एक स्मॉल बार मैग्नेट दी हुई है। इस बार मैग्नेट को अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सिस के अलोंग मूव करा रहे हैं। सामने एक रिंग रखी हुई है, रिंग की रेडियस अपने को दी हुई है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अपने को R दिया हुआ है। अपने को पता करना है बार मैग्नेट और रिंग के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे, जब रिंग के साथ लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो रिंग के अंदर कितनी करंट इंड्यूस होगी। इसके लिए अपन बार मैग्नेट की किसी पार्टिकुलर पोजीशन में रिंग के साथ लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बार मैग्नेट को तो अपन एक मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं। अपने को ये भी पता है, अगर अपने को एक मैग्नेटिक डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है m, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगुलर पोजीशन पर फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। फील्ड का एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसको मैं BR से डिनोट कर देता हूं, और फील्ड का एक कंपोनेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसको B थीटा से डिनोट कर देते हैं। BR का एक्सप्रेशन तो ये होगा, BR इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m कोस थीटा अपॉन R क्यूब, और B थीटा का एक्सप्रेशन ये होगा, B थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन R क्यूब। अब बार मैग्नेट की एक पार्टिकुलर पोजीशन में जब वो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तब रिंग के साथ लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक यहाँ पर अपन यूज करेंगे। मैं एक स्फेरिकल कैप टाइप का सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ। ये स्फेरिकल कैप टाइप की सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शन तो खुद सर्कुलर रिंग है। इसका सेंटर मैग्नेट के सेंटर पर लाई कर रहा है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। अपन ये देखेंगे सर्कुलर रिंग के साथ वही फ्लक्स लिंक होगा या वही फ्लक्स पास होगा जो इस स्फेरिकल कैप टाइप की सरफेस से पास हो रहा होगा, लेकिन स्फेरिकल कैप से फ्लक्स कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्फेरिकल कैप के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है। एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इसकी लोकेशन पे फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल पॉइंट करेगा। B थीटा की वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल BR की वजह से फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो पहले तो अपन DA वेक्टर को इधर की ओर दिखा देते हैं। DA वेक्टर की डायरेक्शन में ही फील्ड का रेडियल कंपोनेंट होगा BR, और स्फेरिकल कैप टाइप की जो सरफेस है उसके पैरेलल कंपोनेंट रहेगा B थीटा। तो इस DA एरिया से जो फ्लक्स लिंक होगा वो ये रहेगा, d फाई इज इक्वल टू BR DA। BR की वैल्यू रख देता हूँ तो d फाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, d फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू डी ए। इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को टोटल फ्लक्स पता लग जाएगा। तो टोटल फ्लक्स ही आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू डी ए। कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा, थीटा वेरिएबल है तो 2m अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर ये रहेगा dA cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर dA वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, dA वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है और dA का अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लूँ तो dA cos थीटा इधर की ओर पॉइंट करेगा और dA cos थीटा एक्चुअली प्रोजेक्टेड एरिया है। इस dA का प्रोजेक्शन अगर मैं सर्कुलर रिंग के एरिया के ऊपर लूँ तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ये रहेगा dA cos थीटा। dA cos थीटा को आप dA प्रोजेक्टेड या dA परपेंडिकुलर नाम दे सकते हैं। अगर मैं इस dA cos थीटा को इंटीग्रेट करूं तो मेरे को पूरी स्फेरिकल कैप टाइप की जो सरफेस है उसका सर्कुलर रिंग के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा जो आपका पाई ए स्क्वायर के बराबर होगा, यानी सर्कुलर रिंग के एरिया के बराबर होगा। तो मैं टोटल फ्लक्स को ये लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब इंटू पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 को भी 2 से कट कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एम ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। आर की वैल्यू ये है आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एम ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अपन ये पता करेंगे ये फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। तो डी फाई बाई डी टी अपन कैलकुलेट करेंगे। डी फाई बाई डी टी अपने पास ही आएगा। कांस्टेंट टर्म्स को तो मैं डिफ्रेंसिएशन साइन के बाहर निकाल लेता हूँ। म्यू नॉट एम ए स्क्वायर बाई 2 ये तो बाहर आ जाएगा। अपने को केवल x वाली जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको अगर अपन ऊपर ले जाएं तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -3/2। इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा म्यू नॉट एम ए स्क्वायर बाई 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3/2 तो आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी -5/2। फिर इनसाइड टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए तो रिंग की रेडियस है जो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बाई dt। ये अपने पास आएगा। अगर मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करूं तो इसको ये लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इस 2 से
ये 2 कट जाएगा, -3/2 म्यू नॉट m a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5/2 इंटू x dx/dt। अपन ये देखेंगे जब मैग्नेट रिंग के सेंटर की ओर आ रहा होगा तो x की वैल्यू घट रही होगी। x जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है वही मैग्नेट का स्पीड होगा, तो मैग्नेट की स्पीड को मैं ये लिख सकता हूँ -dx/dt। तो यहाँ पे -dx/dt की जगह अपन v लिख देते हैं, d∅/dt अपने पास ही आएगा, d∅/dt इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट m a स्क्वायर इंटू x इंटू v अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5/2। इस तरह से अपने को d∅/dt की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अपन पता करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये होगा मोड d∅/dt। मोड d∅/dt की वैल्यू तो यही आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन ये लिख सकते हैं 3 म्यू नॉट m a स्क्वायर x इंटू v अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5/2। और इस रिंग के अंदर जो करंट फ्लो करेगी उसको अपन ये लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ E डिवाइडेड बाई रिंग का रेजिस्टेंस R। तो रिंग के अंदर करंट की वैल्यू ये आ जाएगी 3 म्यू नॉट m a स्क्वायर इंटू x इंटू v अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5/2 इंटू R। जब ये करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस के अंदर पावर डिसिपेट होगी। पावर डिसिपेटेड को अपन ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I² R। रिंग के अंदर जो पावर डिसिपेट होगी उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो ये अपने पास आएगा 9 म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर a टू द पावर 4 इंटू x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4 r x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5। यहाँ पे r मल्टीप्लाइकेशन में आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में केवल r रह जाएगा। ये रिंग के अंदर पावर डिसिपेटेड होगी। अब अपन एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके ये पता करेंगे कि रिंग और मैग्नेट दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है। जब मैग्नेट रिंग के सेंटर की ओर मूव करेगा तो रिंग के साथ लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज होगा। फ्लक्स में इंक्रीज को रोकने के लिए मैग्नेट के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, यानी इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ से इस टाइप से फ्लो करेगी ताकि मैग्नेट की मोशन को रोका जा सके। यानी मैग्नेट के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लग रहा होगा। इतना ही फोर्स इस रिंग के ऊपर आगे की ओर एक्ट होगा, लेकिन अपने को ये दिया हुआ है रिंग इज फिक्स्ड और मैग्नेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर मैग्नेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अपने को इस रिटार्डिंग फोर्स के बराबर फोर्स आगे की ओर अप्लाई करना पड़ेगा। अपन इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आगे की ओर अप्लाई कर रहे होंगे। इस F एक्सटर्नल के द्वारा जो पावर सप्लाइड होगी वो हो जाएगी F एक्सटर्नल इंटू V। अब यहाँ पर देखिए अपन इस सिस्टम को कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर ना तो मैग्नेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना ही रिंग की वेलोसिटी चेंज हो रही है।
और अपने को ये भी दिया हुआ है कि रिंग जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी में जो चेंज होगा उसको भी अपन नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। रिंग फिक्स्ड है, साथ ही उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। सेल्फ इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि रिंग और मैग्नेट दोनों की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी, साथ ही फील्ड के अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही होगी। जो अपन ने एक्सटर्नल पावर सप्लाई किया है वो रिंग के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी या जो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट होगी उसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, जो एक्सटर्नल पावर अपन ने सप्लाई किया है F एक्सटर्नल इंटू V, दिस मस्ट बी इक्वल टू 9 म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर a टू द पावर 4 x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4r x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 5। और यहाँ से F एक्सटर्नल की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी। F external is equal to 9 mu naught square m square e to the power 4 x square v upon 4r x square plus a square to the power 5। अब जितना एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स रिंग और मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो यही अपना आंसर होगा। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये होगा।